कैसे एक व्यक्ति, एक वकील किसी भी बात पर जज पर जूता चला देगा। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो गांधी जी के परिवार के लोगों ने कहा कि हमने माफ किया, लेकिन क्या स्टेट ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया? स्टेट की अपनी ड्यूटी होती है, और उस पर मुकदमा चला और उसको सजाए मौत दी गई। अब ये कोई बोलेंगे चीफ जस्टिस की मैंने माफ कर दिया और स्टेट चुप रहेगा? यही कोई उनके समुदाय का व्यक्ति पर जूता चला दे और वो कोई दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक हो तो देखिए क्या हाल हो। तो सबसे बड़ा चोट बाबा साहब के दी हुई जिस अधिकार पर पड़ता है वो उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हिंदी में कहेंगे जो वयस्क मताधिकार। और भारत में यह वयस्क मताधिकार बाबा साहब ने एक सिग्नेचर से दे दिया था। तमाम यूरोप के देश इसके लिए किश्तों में लड़ते रहे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एडल्ट फ्रेंचाइज वाज नॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, महिलाओं को उससे बाहर रखा गया था। कई सारे यूरोपीय देश जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं आज भी कहते हैं, और भारत उनसे पहले अपने देश की महिलाओं को, अपने देश के गरीबों को, दलितों को, सबको एक वोट, एक अधिकार दे दिया। लेकिन वो अधिकार आज छीना जा रहा है। आज का दिन, और मैं अनुरोध करूंगा यह समझने के लिए कि किस तरह से इस अहम दस्तावेज को एक प्रकार से उस पर हमला किया जा रहा है, उसको निरस्त करने के लिए तमाम कोशिशें जारी है। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो शायद यह नहीं समझ पाएंगे कि हमारे समाज के लिए यह दस्तावेज कितना जरूरी है। 1991 में वीपी सिंह साहब ने 1990 में मंडल कमीशन लागू किया, और मैं जानता हूं ओबीसी समुदाय जो है सो हमारे दलित साथियों की तरह जागरूक नहीं है। उन्हें जागरूक करने के लिए हमें कई सभाएं करनी पड़ती हैं, बताना पड़ता है, उल्टा बताना पड़ता है। उनको लग गया कि ये मंडल कमीशन जो लागू हुआ है ये SC ST का और अधिक हो गया आरक्षण, और जिनको आरक्षण मिल रहा था, जिन समुदायों को, वही इसका विरोध करने के लिए दिल्ली के सड़कों पर उतर पड़े। कुछ समय बाद, और उनका दिमाग थोड़ा स्लो चलता है, कुछ समय बाद जब पता चला कि लोग नाटक कर रहे हैं, देह में आग लगाने की खबरें छापी जा रही हैं मीडिया द्वारा, जो मीडिया एक समुदाय ब्राह्मणवाद से संचालित है, तब कुछ कुछ लोगों को समझ में आने लगा कि शायद यह हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज है। और आज भी तमाम ओबीसी के आरक्षण को निरस्त किया जा रहा है, लेकिन जो नेतृत्व है, चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो या सामाजिक नेतृत्व, उनको यह समझ नहीं है। तमाम ओबीसी के आरक्षण को EWS में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इसको समझने के लिए न वो चाहते हैं, जल्दी तैयार भी नहीं होते। मैं आज कुछ लोगों से यहाँ बातें कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो SC ST समुदाय है उनको अधिक जागरूक करने की जरूरत नहीं है, वो जानते हैं, मैं भी समझता हूं, लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो हमारे लोग भी सुनते हैं, और तब उनको थोड़ी समझ में आती है कि जिन समुदाय ने आज बाबा साहब को इतनी महत्वपूर्ण और इतने अच्छे तरीके से संविधान दिवस पर श्रद्धांजलि या आदरांजलि दी, उन समुदाय का क्या उन्होंने पाया, और उसी बाबा साहब ने किस तरह से पूरे ओबीसी समाज के लिए आर्टिकल 340 के माध्यम से उनको आरक्षण करने देने का रास्ता प्रशस्त किया था। बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था नेहरू जी के कैबिनेट से। 3 महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो हिंदू कोड बिल था जिस पर बहस हो रही थी। बाबा साहब जो तथाकथित हिंदू हैं, अब हिंदू शब्द का मैं अधिक यहां पर विश्लेषण नहीं करना चाहूंगा, आजकल हिंदू मतलब ब्राह्मण होता है, ये समझ लें। तो
उस समाज में सुधार लाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया उसका पुरजोर विरोध हो रहा था। लेकिन साथ साथ बाबा साहब ने यह भी नेहरू जी से कहा कि आर्टिकल 340 के माध्यम से ओबीसी समुदाय के लिए, उनके उत्थान के लिए एक आयोग बनना था, वो आयोग अभी तक नहीं बना है और इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो अंत में काका कालेलकर के अध्यक्षता में 1953 में बनी और उसी काका कालेलकर ने अपने ही रिपोर्ट में कहा कि मैं इससे सहमत नहीं, और वो ठंडे बक्से ही में ही नहीं डस्टबिन में चला गया। अंततः 20 वर्षों बाद मंडल कमीशन के माध्यम से बीपी मंडल को जब ये जिम्मेदारी मिली तो सबसे बड़ी बहस चल रही थी, जो संविधान सभा में भी चली थी, कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए या सामाजिक जो पिछड़ापन है या बैकवर्डनेस जिसको कहते हैं, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। मैं तमाम उन बहसों को यहाँ पढ़ना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन मैं ये बात कह देना चाहता हूं कि एक बहुत लंबी बहस 1949 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चल रही थी कि आरक्षण का आधार जो है वो आर्थिक होना चाहिए। और बाबा साहब ने यह बताया कि जो समाज वर्षों से प्रताड़ित रहा है, जिसको अछूत कहा जाता है, सबसे पहले उसको और उनको उत्थान में लाने की जरूरत है। और इसलिए उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद एससी एसटी के लिए आरक्षण को मुहैया कराया। साथ ही आर्टिकल 340 के माध्यम से उन समुदायों को जो अछूत तो नहीं थे लेकिन पिछड़े थे, उनके लिए भी उन्होंने प्रावधान किया। तो आज मैं समझता हूं सिर्फ एससी एसटी नहीं बल्कि ओबीसी और माइनॉरिटीज भी, क्यों मैं माइनॉरिटीज क्यों कह रहा हूं, बहुत बहस चली थी कि माइनॉरिटीज को शामिल किया जाए कि नहीं। मैं यहाँ प्रबुद्ध जो हमारी श्रोता है हमारे, उनको बता देना चाहता हूं कि मंडल कमीशन में तमाम ऐसे वर्ग जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं वो भी शामिल हैं। इसलिए वो दस्तावेज मुकम्मल रूप से एक सेक्युलर दस्तावेज है और उसको निरस्त करने के लिए पुनः ईडब्ल्यूएस में भी आरक्षण हुआ। 48 घंटे में बिना किसी मांग के संसद से भी पारित हो गया और राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर भी हो गया और कानून बन गया। कोर्ट लोग गए, कोर्ट ने कहा ठीक है सुनेंगे, लेकिन जिस तरह से मंडल कमीशन पर तुरंत स्टे ऑर्डर लगाया गया था, नहीं लगाया गया। और जिस तरह से इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने बैठकर उस पूरे दस्तावेज के एक एक आर्टिकल, एक एक उसकी अनुशंसा को गहरे ढंग से इसलिए उस पर गौर किया कि कैसे इसको निरस्त किया जाए। और उसके पक्ष में लड़ने वाले मात्र एक वकील थे, राम जेठमलानी साहब, और तमाम देश के वकील खड़े थे उसके विरोध में। लेकिन 9 जजेस के बेंच ने मेजॉरिटी जजमेंट में पाया कि इसमें एक भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो संविधान के विपरीत हो। अतः मंडल कमीशन को हरी झंडी तो दी गई, लेकिन वो आरक्षण कभी मुकम्मल रूप से लागू नहीं हुआ और ये ओबीसी समाज को शायद अभी तक समझ में नहीं आया है। मैं अभी सर ने बताया, इसके पहले माने साहब बोल रहे थे जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में, मुझे लगा कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इन्होंने बता दिया कि मैं जिस परिवार से हूं वो सामाजिक न्याय के प्रति, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो मेरे परदादा जी जो थे रास बिहारी लाल मंडल, वो पहले बैकवर्ड क्लासेस के उसमें एआईसीसी के सदस्य भी थे और उन्होंने तमाम ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से आज साझा करना चाहता हूं। बीपी मंडल साहब तमाम उम्र, जब पहली बार वो 1952 में विधायक बने और तब से लेकर जब 1980 में उन्होंने रिपोर्ट दी और उसके 1 वर्ष बाद उनका देहांत हो गया बहुत कम ही उम्र में,
वो लड़ाई लड़ते रहे, और सिर्फ ओबीसी की लड़ाई नहीं लड़ी। हमारे चुनाव क्षेत्र जो जहां से हम आते हैं, वहां पर पामा गांव में एक दलितों पर बहुत अन्याय हुआ था, और इस समय जब लोग लाइन लगाए रहते थे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था सिर्फ इसी मुद्दे पर। और उसके बाद उनकी जो बिहार में हमारे बहुत ही सजग यहाँ श्रोता है जानते होंगे, बेलछी कांड हुआ था बिहार, जिसके विरोध में श्रीमती गांधी गई थी और हाथी पे चढ़ के गई थी। चूंकि बरसात का समय था, गाड़ियां नहीं जा सकती थी। दलित समुदाय के प्रति एक गहरा और भयंकर उनके विरुद्ध एक कत्लेआम की तरह हुआ था। उसमें जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए, चूंकि जनता पार्टी शासन में थी और शासन का कोई सांसद अपने ही पार्टी का विरोध नहीं करता है, लेकिन इनको दिया गया मौका और इन्होंने पूरे मैं अनुरोध करूंगा और शेयर भी करूंगा सर आपको, उस भाषण को जो संसद में दी गई उसको जरूर सुने। यह आधी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं उससे अधिक उसमें स्पष्ट हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब जनता पार्टी टूट गई तो दावा था बाबू जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उनकी ओर से तमाम राजनीतिक जो संगठन था जनता पार्टी की और जो उसमें सांसदों को जोड़ा जा रहा था, 230 सांसदों को जोड़ने का काम बीपी मंडल ने किया था। चूंकि उनके संबंध बाबू जगजीवन राम से बहुत ही अच्छे थे, घरेलू संबंध थे। लेकिन विडंबना देखिए, इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनते बाबू जगजीवन राम, लेकिन राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, आंध्र प्रदेश के एक प्रतिक्रियावादी ताकत, जिन्हें यह गवारा नहीं था कि बाबू जगजीवन राम या कोई दलित इस देश का प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने रातों रात संसद को भंग कर दिया और एक गहरी साजिश चली गई। और ये साजिशें उस समय से चलती आ रही, अभी भी चल रही हैं। हम देख रहे हैं कि, और जो मैंने आपको शुरू में कहा कि ये संविधान किस तरह से तमाम बहुजनों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह आया था, एक ऐसे मुक्ति दस्तावेज के रूप में जिसमें वर्षों से जो गुलामी थी उसको मिटाने का काम किया जा रहा था। लेकिन आज उस पर कैसे हमला हो रहा है, और यह हमला महाराष्ट्र में दिखा, आप लोग उतने गौर से शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन बिहार के चुनाव में किस तरह से दिखा है उसके एक दो चीजें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो की गई कि वोट काटे गए, और मैं आज आपको बताऊं किनका वोट सबसे अधिक कटा है, दलित, ओबीसी और महिलाओं का। वो कमजोर वर्ग जिसके लिए बाबा साहब के संविधान एक मुक्ति दस्तावेज था, उसको मिटाने का काम यहां बिहार से शुरू हो चुका है। और दुख की बात है कि राजनीतिक नेतृत्व इसके विरोध में खड़ी नहीं हो रही है। हमारी कोशिश है, लेकिन हमारी कुछ अपनी मजबूरियां और हमारी पहुंच उतनी नहीं है जितनी एक राजनीतिक दल की होती है। लेकिन जहां भी हमारी पहुंच है हम उनसे ये बात बराबर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि महिलाओं की संख्या SIR लागू होने के पहले बिहार में पर 1000 मेल, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष 900 महिलाओं का था। लेकिन जैसे SIR लागू हुआ और नए वोटर लिस्ट आए, वो घट के 20 कम हो गए, यानी प्रत्येक 1000 जो पुरुष वोटर थे उसमें 900 के जगह 880 सिर्फ रह गए। यानी आपने 20 महिलाओं के वोट को काटने का काम किया। उनको ये बुलावा दिए, हम 10,000 दे रहे हैं, अब 10,000 वसूलने के लिए पहुंच गए। उन वर्गों पर बुलडोजर चल रहा है जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। हमारे देश के एक हनुमान है, आप समझ रहे होंगे कौन हनुमान, और उस हनुमान के अपनी जाति के गांव को सबसे पहले बुलडोजर से रौंद दिया गया। और हनुमान जी
गदा को भूलकर तिलक और कलावा दिखाते रहे। इतना दूर तक कलावा पहनते हैं। उसके बाद तमाम ऐसे जगहों पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं उनके घरों को, दुकानों को तोड़ दिया गया है, तोड़ा जा रहा है, आज भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व इसका विरोध नहीं कर रही है। बिहार जो एक सजग राज्य है, अगर एक नेता वहां खड़ा होगा, अगर राहुल गांधी भी चले जाए, पूरा बिहार उठ खड़ा होगा। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के अभाव में वहां जो है ये कुशासन चल रहा है। शायद मिलीभगत हो, मैं अधिक नहीं कह सकता हूं इस पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन तो मिलीभगत से ही चलता है। कहीं किसी को रावण बनाते हैं और बाद में उसको संसद में भी लाते हैं, तो स्थितियां तो बहुत गंभीर हैं। 2-3 ऐसे आर्टिकल्स लाए गए जिनसे यह पता चलता है कि किस तरह से बाबा साहब ने कमजोर वर्गों को ताकत देने का काम किया, लेकिन उनको किस तरह से अब तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से एसआईआर के बाद और कानून का राज्य खत्म करके, संविधान को निरस्त करके शासन चलाया जा रहा है, इससे सबसे अधिक नुकसान उन वर्गों का ही हो रहा है जो इस दस्तावेज यानी कि संविधान से ताकत प्राप्त किए थे। और इसमें सबसे अधिक आप देखेंगे सिर्फ बुलडोजर शासन नहीं, तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सर को पता होगा, यहाँ बहुत हमारे प्रोफेसर साहब हैं, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, एससी कमीशन लगभग निरस्त हो चुकी है। अगर कोई एससी कमीशन में जाकर अपनी बातें रखना चाहेगा तो उसको सुना ही नहीं जाएगा। ओबीसी कमीशन तो गठित ही नहीं हुआ 2022 के बाद। 5 मेंबर होते हैं। हंसराज अहीर आप ही के महाराष्ट्र के एक नेता है, उनको चेयरमैन बनाया गया एनसीबीसी का। फिर चेयरमैन सिर्फ चेयरमैन है, और वो भी अगर बहुत प्रबुद्ध चेयरमैन रहते तो शायद कुछ भला करते। लेकिन वहां कंसल्टेंट बैठाए गए हैं जो कि नागपुर से गए, आप समझ रहे होंगे कहां से गए। और उनका काम है कि किसी भी संस्था में अगर आरक्षण समाप्त किया जा रहा है और कोई आवेदन लेकर आता है तो उस आवेदन को वहीं तत्काल रिजेक्ट करवा दिया जाता है। तो हमारे लिए जो संवैधानिक प्रावधानें थी, चाहे वो एससी एसटी कमीशन हो, चाहे एनसीबीसी हो, सभी को रौंदने का काम किया जा रहा है। और इस चुनाव में एक बात मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि किस तरह से न सिर्फ वोट काटे गए, वोट जो जोड़े गए हैं वो भी बहुत दिलचस्प है। एक एक घर में 500-500 लोग के वोट। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है। हमारे शासक दल के लोग तमाम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि मैंने हरियाणा में भी वोट दिया, दिल्ली में भी दिया, बिहार में देने जा रहे हैं। और वो बोलते हैं कि कंप्लेंट कहाँ है। एक सॉफ्टवेयर आता है जिससे डुप्लीकेट वोट्स एकदम से खत्म किए जा सकते हैं। बिहार में उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया। आदेश दिया गया कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाए। तो आप समझ रहे हैं कि अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, और वैसे भी मैं नहीं समझता हूं आपके पास कोई वोट भी मांगने आता होगा आजकल, वहीं से वो विकास दिखा देते हैं और उस विकास बोलते हैं कि आपका विकास हो गया जी। जो एक वर्ग तैयार हुआ था और जिसके कारण आज दलित समुदाय एक ताकतवर रूप से खड़ा है पूरे देश में, उस वर्ग को मिटाने के लिए ही पूरा प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि आपके बच्चों को, आप पूछ लीजिए किन लोगों को, जो लोग सरकारी नौकरी में थे, चाहे पीएसयूज में थे, सरकारी राज्य सरकार केंद्र सरकार में थे, उनके बच्चे कहाँ हैं? कितने बच्चों को, आपके बच्चों को मिल रहा है जॉब्स? तो वो अपना प्रयास जारी रखे हैं और हमारे बीच के लोग उनका गुणगान करते हैं। जहां से मैं आता हूं मधेपुरा, वहां पर शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के बीच में
ये रामनवमी थी और उसमें आर्म्स लेकर जुलूस निकाला गया। मैंने शिकायत की तो कुछ FIR हो गए। अब मेरे घर में करीब 20-25 ऐसे OBCs आ गए जो कहे कि भाई हम तो हिंदू हैं, आप तो हमें खतरे में डाल रहे हैं। तो मैंने उनसे 2 चीजें कही केवल। मैंने कहा कि तुम लोग को तो नौकरी मिलेगा नहीं, तुम्हारे छोटे भाई को, किसी को भी, भतीजा को कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। और दूसरा, नागपुर में एक बड़ा महल है, किला है, उसमें अपनी जात बता के अंदर चले जाओ। अपनी जात पहले बता देना गेट पर। अगर दोनों काम में से कर लो तो मैं भी तुम्हारे साथ उसी दल में और उन्हीं का झंडा लेकर अपने आप को हिंदू घोषित कर दूंगा। तो परिस्थितियां विकट है। बिहार में जो इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस हुए हैं सर, वो इतने अधिक सुनियोजित हैं कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। जीविका दीदी 10,000 दिया गया और उनमें से 1.81 लाख को बूथों पर दिया गया ड्यूटी। और ड्यूटी ये था कि तुम अंदर रहो और महिलाओं को बोलो नहीं दे सकती है तो उनके तरफ से तुम वोट दे दो। और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि उसकी CCTV फुटेज कैसे देंगे? क्या अपनी माताओं की, बहनों की और किस किस की आप तस्वीर दिखाना चाहेंगे? और संसद में उनकी जो नेत्रियां हैं, बड़ी नाम है उनके, उनका खुद वो तस्वीरें को साझा करते हैं, चुनाव आयोग साझा करता है, वो किसी की बहू बेटी नहीं है। उसके साथ साथ सर जो यहां हुआ है कि 8.42 लाख वोट्स को जहां डिलीट किया गया उसमें कोई आवेदन नहीं था। और जितना घुसपैठिया आप लोग भाषण सुनते होंगे टेलीविजन पे, हमारे नेता यहां से भी, महाराष्ट्र से भी जाकर बोलते हैं कि बहुत सारे घुसपैठिया बंगाल में आ गए। पहले बिहार में थे, अब वो बंगाल में चुके, आगे चुनाव होना है तो वहां पहुंच गए। 500, मात्र 500 ऐसे लोग जो खुद आवेदन दिए कि हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। और वो उसमें से 490 कहाँ के? नेपाल के। किस धर्म के? तथाकथित हिंदू। और यहाँ रोज चैनल्स, मैं जाता हूँ चैनल पे बोलने, वो लोग नहीं चाहते हैं कि कोई बोले। और सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ आदरणीय प्रोफेसर साहब हैं, जानते होंगे, जो चूंकि पढ़े होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। आप किसी को, एक शहर में एक वोटर को, कोई भी कैंडिडेट अपनी गाड़ी से एक छोर से दूसरे छोर नहीं ले जा सकता है। ये मैल प्रैक्टिस इलेक्शन के लिहाज से गलत प्रैक्टिस माना जाता है। लेकिन बिहार चुनाव में 10 ट्रेनें, 3 हरियाणा से, 3 गुजरात से, 3 दिल्ली से, शायद बंबई से भी गया हो, मुझे बंबई की जानकारी नहीं, जिसके तमाम पैसे ऑन रिकॉर्ड मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमने दिया है। संविधान कहां गया और लोकतंत्र कहां गया? तो इसके साथ साथ उन्होंने ये ट्रेनें चलाई। CCTV तो मना ही कर देते हैं कि नहीं देंगे। और आजादी के बाद से लेकर अब तक पहली बार SIR होने के बाद वोटरों की संख्या में कमी आई। ये जाति जनगणना के नाम पर जनगणना भी नहीं करा रहे, तो आपके पास रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन प्रोजेक्शन होता है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। नागपुर की जनसंख्या अगर आज इतनी है तो 5 साल बाद, 10 साल बाद कितनी होगी? उस पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के हिसाब से वोटर भी बढ़ने चाहिए। और बिहार में जो तमाम पॉपुलेशन प्रोजेक्शन था, उस हिसाब से वोटर 8 करोड़ से बढ़ के 8.9 या 8.8 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन वो घटकर 7.42 हो गया। और जब तक वोट पड़ा वो बढ़ के 7.45 यानी 3 लाख अपने आप बढ़ गया।
जो लोग यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं वो जानते हैं कि जब चुनाव में एक वोटर लिस्ट आता है तो वो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद ना कोई इसमें ऐड हो सकता है ना डिलीट हो सकता है। लेकिन 3 लाख वोट बढ़ गए और चुनाव आयोग कहती है कि हम वो तो जी रोज जोड़े जा रहे थे। किस कानून के तहत? तो जनतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार 2 ही है आपके पास, एक तो आप वोट दे सकते हैं, दूसरा चुनाव लड़ सकते हैं। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं जो समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, जो अभी काउंसलर्स या जो कहते हैं उसका जो चुनाव हो रहा है, 100 लोग तो बिना चुनाव के जीत गए, क्योंकि गरीब लाचार और विवश लोगों को पुलिस ने धमका कर कहा, गुंडों ने धमका कर कहा कि तुम विड्रॉ करो। तो सबसे बड़ा चोट बाबा साहब के दी हुई जिस अधिकार पर पड़ता है वो उसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हिंदी में कहेंगे जो वयस्क मताधिकार। और भारत में यह वयस्क मताधिकार बाबा साहब ने एक सिग्नेचर से दे दिया था। तमाम यूरोप के देश इसके लिए किश्तों में लड़ते रहे। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एडल्ट फ्रेंचाइज वाज नॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, महिलाओं को उससे बाहर रखा गया था। कई सारे यूरोपीय देश जो अपने आप को आधुनिक कहते हैं आज भी कहते हैं, और भारत उनसे पहले अपने देश की महिलाओं को, अपने देश के गरीबों को, दलितों को, सबको एक वोट एक अधिकार दे दिया। लेकिन वो अधिकार आज छीना जा रहा है। तो मैं यह भी आपको बता दूं कि भारतीय संविधान अगर एक मुक्ति दस्तावेज है बहुजन के लिए, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए, तो वो मुक्ति दस्तावेज को समाप्त किया जा रहा है। और यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यह समझने में देर नहीं है लोगों को कि कैसे है। आप सब जानते हैं, अगर हम बराबरी के साथ बैठ रहे हैं, अगर आज कोई ऑन कैमरा कहेगा कि हम तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, तो उस पर जो बाबा साहब ने खुद भुगता था तो उस पर केस चलेगा संविधान के तहत। लेकिन वो केस भी नहीं चल रहा है अभी, और पूरे दमखम के साथ अलग अलग चैनलों में मॉब लिंचिंग, आपके फ्रिज को देखा जाएगा, अल्पसंख्यक को तो देखा ही जाता है, उत्तर प्रदेश चले जाइए दलितों को भी नहीं छोड़ा जाता है और ओबीसी को भी नहीं छोड़ा जाता है। तो इन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। बाबा साहब को हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस से उसको हटाया जा रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। जो फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हैं उसके डेफिनेशंस को बदला जा रहा है, जिसके लिए संविधान सभा में बहस हुई थी, लगातार बहस हुई थी, और बाबा साहब को बहुत दिक्कत आई थी, फिर भी उन्होंने मेजॉरिटी से यह पास करवाया था। 3 बार यह मेजॉरिटी से पास हुआ है कि आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन होगा। पहला तो संविधान सभा में तमाम बहस के बाद इसको वोट के लिए रखा गया था, और वो वोट जीती थी। बाबा साहब के अगुवाई में वो वोट जीता था कांग्रेस पार्टी। और दूसरी बार इंदिरा साहनी के केस में 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया निर्णय। लेकिन आज आपके ही नागपुर के एक बहुत विशिष्ट जज हैं जिन्होंने कहा कि एससी में भी क्रीमी लेयर आना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं कि जब वो खुद आए थे बंबई, तो प्रोटोकॉल के तहत जिन लोगों को उनकी अगुवाई करना था वो लोग सब नदारद थे। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता था। मैं इसलिए भी इसका विरोध करता हूं कि कैसे एक व्यक्ति, एक वकील किसी भी बात पर जज पर जूता चला देगा। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो गांधी जी के परिवार के लोगों ने कहा कि हमने माफ किया, लेकिन क्या स्टेट ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया? स्टेट की अपनी ड्यूटी होती है।
और उस पर मुकदमा चला और उसको सजाए मौत दी गई। अब ये कोई बोलेंगे चीफ जस्टिस की मैंने माफ कर दिया और स्टेट चुप रहेगा? यही कोई उनके समुदाय का व्यक्ति पर जूता चला दे और वो कोई दलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक हो तो देखिए क्या हाल होगा। अरे उसको छोड़िए, पोल्यूशन के खिलाफ जो दिल्ली के, आप तो बहुत अच्छे हवा में जी रहे हैं सर, हम दिल्ली में 1000 से ऊपर AQI में जी रहे हैं जिसके ऊपर माप ही नहीं होता है। और वो पोल्यूशन सिर्फ वातावरण में नहीं है, वहां एक साहब और तड़ीपार के माध्यम से भी है, सत्ता के माध्यम से है। और उसका विरोध कुछ चंद लोग, जिनमें 2 तो हम लोग प्रोफेसर आज आए हुए थे, और सजा क्या मिलती है? हमारे सहयोगी है डॉक्टर रतन लाल सर, जानते हैं उनको, बहुत दलितों के हमारे बहुत मजबूत साथी। 9 साल से उनके प्रमोशन को रोका हुआ है। मेरा 20 साल से रुका हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट के OBC कमेटी के दबाव में उनको मेरा करना पड़ा। लेकिन जो कुलस्ते साहब हैं SC कमेटी के सर चेयरमैन, शायद वो दबाव नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे ऐसे कई साथी हैं, मैं तो एक नाम इसलिए कहा क्योंकि उनको सब जानते हैं, हमारे कई साथी यहाँ जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मेरी एक आपसे निवेदन है कि राजनीतिक रूप से जो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं वो शायद कमजोर पड़ गए हों, लेकिन सामाजिक रूप से हम कमजोर नहीं हुए। अगर आप मुझे दिल्ली से बुला रहे हैं, अगर आज कल मैं देखा किस तरह से हमारे समाज की महिलाएं और बच्चियां स्टेज पर आकर बिना हिचक के कार्यक्रम कर रही हैं, तो इसका मतलब हम में दम है, बची हुई है दम, और उस दम को दिखाना है, संविधान को बचाना होगा। बाबा साहब के सपने के भारत को बचाना होगा। इसी विनती के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं समझता हूं कि जो लिखित रूप से मैं कुछ लाया था उसको पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन आप लोगों का जो को सिर रूबरू जब मैं हुआ तो अपने मैं दिल की आवाज़ आप तक पहुंचाया। उम्मीद है कि आप सुन लिए होंगे, और जाहिर तौर पर अगर मुझे या हम लोगों के, हमारे साथियों को दिल्ली में आपके तरफ से कोई एक निर्णय आएगा तो हम लोग उसका पालन करेंगे। लेकिन मेरी विनती है कि पूरे भारत में संविधान को बचाने के लिए ठीक उसी तरह जैसे 2018 में एक स्वतः एक पूरे हिंदुस्तान में एक लहर उठी थी, वो लहर आपके माध्यम से उठनी चाहिए। जय संविधान।